गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट की लगभग 16 या 17 अपनी ऑनलाइन क्लासें हो चुकी, जिसमें हमने 6वें लेसन से स्टार्ट किया था और आज अपन 10वें लेसन में हैं, यानी लगभग 4 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, मुख्यतः आशा है जितना होमवर्क आपको रोजाना बताया जाता है वो आप ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। अगला अपना 10वां लेसन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। 10वां लेसन है विश्व परिवहन व संचार के बारे में। देखिए, मुख्यतः परिवहन व संचार की आवश्यकता है क्यों। परिभाषा से पहले अपन ये समझें कि परिवहन की आवश्यकता क्यों है, संचार की आवश्यकता क्यों है। देखिए, मुख्यतः विश्व में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, विद्यमान आर्थिक संसाधन, बाजार की उपलब्धता, यानी ये सारे कारक किसी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान हो, ऐसा संभव नहीं है। कोई क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संपन्न है, कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, कोई भौगोलिक रूप से संपन्न है, तो कोई बाजार की दृष्टि से संपन्न है। कुल मिलाकर विश्व के अंतर्गत ये जो भिन्नता की जो स्थिति है, यह भिन्नता की स्थिति जन्म देती है परिवहन व संचार को। यानी परिवहन और जो संचार है, परिवहन, संचार, व्यापार, ये उत्पादन व उपभोग केंद्रों को आपस में मिलाने का काम करता है। परिवहन क्या है, संचार क्या है। परिवहन का अपन ये कह सकते हैं कि जो व्यापार जो है, जो उत्पादन जो है, जो उपभोग केंद्र है, उत्पादन व उपभोग केंद्रों को आपस में मिलाने का जो कार्य करता है, जो आपस में मिलाता है, वह परिवहन है। आज विश्व में किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन निश्चित रूप से उस क्षेत्र में विद्यमान आदर्श अनुकूलतम जो भौगोलिक दशाएं हैं, उन भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। भाई मान लीजिएगा किसी क्षेत्र के अंतर्गत चावल की उपलब्धता है, जो तापमान 27 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान जो चाहिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा चाहिए, उस क्षेत्र में चावल का उत्पादन बड़ी आसानी से हो रहा है। लेकिन जहां पर ऐसी भौगोलिक दशाएं नहीं है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत चावल का क्या है, अभाव है। उन क्षेत्रों में चावल की पूर्ति करने का जो साधन है, वह साधन है परिवहन। वहां जन्म होता है किसका, परिवहन का। कोई दिक्कत। आते हैं बिंदु पर। सबसे पहले परिवहन की परिभाषा। परिवहन होता क्या है, देखो, वस्तु भार या माल भार व यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा, वहन करने की सुविधा, लाने और ले जाने की जो सुविधा है, वह सुविधा कहलाती है परिवहन। बिल्कुल सामान्य रूप से परिभाषा देखो। अब परिवहन क्या होता है, किसे कहें, वस्तु भार व माल भार तथा यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सुविधा, वहन करने वाली सेवा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की जो क्रिया है, वह क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। इस परिवहन के अंतर्गत स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन, ये सारे स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु भार व यात्री भार को लाने और ले जाने का कार्य करता है। अतः इन सबको अपन किसमें सम्मिलित करते हैं, परिवहन में सम्मिलित करते हैं। आज पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, जल
आदि का जो परिवहन है वो पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। तो निश्चित रूप से इन सारे साधनों के माध्यम से परिवहन का कार्य संभव होता है। कुल मिलाकर अपनी ये कह सकते हैं कि परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग होता है। परिवहन क्या है? परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है जिसमें मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यहां तक आपको दोनों परिभाषाएं ध्यान में। जब एक परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि वस्तुभार व मालभार, वस्तुभार अथवा मालभार व यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की क्रिया, वहन करने की क्रिया या वहन करने की सेवा क्या कहलाती है? परिवहन। किस किस माध्यम से होता है? स्थल के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है, पाइपलाइंस के माध्यम से परिवहन का कार्य होता है। प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के अनुसार परिवहन की सेवा विद्यमान होती है। मुख्यतः पाइपलाइन यहाँ पर एक विशेष प्रकार का परिवहन अपन मान सकते हैं जिनके माध्यम से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल ऐसे विभिन्न प्रकार के तत्वों का परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। कुल मिलाकर परिवहन के माध्यम से मानवीय आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसलिए अपने एक परिभाषा अलग रूप से ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि परिवहन एक ऐसा, परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, परिवहन एक ऐसा संगठित सेवा उद्योग है जिसके माध्यम से मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वो क्या कहलाता है? परिवहन। एक है संचार। संचार क्या होता है? देखो, हालांकि आगे परिवहन कंप्लीट होने के बाद में संचार का चैप्टर आएगा तो विस्तृत रूप से देखेंगे। अपने यहां पर परिभाषा देखें संचार की। सूचनाओं का संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना संप्रेषित की वह संचार है। विचारों का आदान प्रदान, आज टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल्स वगैरह के माध्यम से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचार, अपनी बात पहुंचाते हैं, वो क्या है? वो संचार तंत्र है। सूचनाओं का संप्रेषण, कोई निर्देश हमारे पास आता है, कोई आदेश हमारे पास आता है, कोई सूचना हमारे पास आती है दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, तो ये सब क्या है? संचार। तो यहां पर दोनों परिभाषाएं पहले आप ध्यान में याद कर लीजिएगा। पहली परिभाषा परिवहन की, दूसरी संचार की। परिवहन की परिभाषा के अंतर्गत क्या लिखेंगे अपन? वस्तुभार अथवा मालभार एवं यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा, लाने और ले जाने की सुविधा परिवहन कहलाती है। यह परिभाषा याद न हो। दूसरी परिभाषा, परिवहन एक ऐसा संगठित सेवा उद्योग है जिसके माध्यम से मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कोई दिक्कत? संचार की परिभाषा, संचार का अभिप्राय होता है सूचनाओं का संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान, वह सेवा, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सूचना संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे संचार कहा जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक दोनों की परिभाषा कंप्लीट। देखिए, एक होता है परिवहन जाल। परिवहन की परिभाषा होगी। परिवहन जाल क्या होता है? देखो, अनेक स्थानों को, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, अनेक स्थानों को मार्गों की श्रेणी में जोड़ दिए जाने पर, अनेक स्थानों को मार्गों की श्रेणी में जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है
जो ढांचा बनता है वो प्रारूप या ढांचा वो क्या कहलाता है? परिवहन जाल कहलाता है। यहां पर अब तीन परिभाषा, परिवहन की परिभाषा, संचार की और परिवहन जाल की। परिवहन जाल क्या है? अनेक स्थानों को मार्गों की श्रेणी में जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का, जिस ढांचे का निर्माण होता है उसे कहा जाता है परिवहन जाल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अपन देखते हैं परिवहन के प्रकार। परिवहन कितने प्रकार का? देखिए, मूलतः परिवहन के तीन प्रकार आपको ध्यान में है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत भी धरातल के आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी एक पाइपलाइंस परिवहन हो रहे हैं। धरातल पर भी आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के पाइपों के माध्यम से या धरातल के आंतरिक रूप में भी धरातल को खोद करके भी पाइपलाइन बिछाई जाती है। तो मुख्यतः एक परिवहन पाइपलाइंस का भी आता है। इन चारों का अपन विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, मुख्यतः जो ये परिवहन के चारों प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों का प्रयोग एक प्रदेश के आंतरिक भागों में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आने और जाने के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधा। सड़क परिवहन अपने देश के आंतरिक भागों में, राज्यों के आंतरिक भागों में। जल परिवहन है जलीय सीमाएं जहां पर विद्यमान है, जिनके माध्यम से वस्तु आयात निर्यात का कार्य होता है। वायु परिवहन तीव्रगामी साधन के रूप में महंगा साधन, मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन, जल्दी खराब होने वाली या जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन, ये सारा वायु परिवहन के माध्यम से। पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सब का परिवहन पाइपलाइंस के माध्यम से। तो मूलतः अपन इनके बारे में अलग अलग रूप से अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है अपना स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई बार प्रश्न आया हुआ भी है। स्थल मार्ग और रेल मार्ग, स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बारे में तो ठीक प्रकार से देखिएगा। देखिए, स्थल परिवहन क्या है? देखिए, स्थल मार्गों के अंतर्गत कम दूरी का जो परिवहन है, उस कम दूरी के परिवहन के लिए रेल मार्ग की अपेक्षा जो सड़क मार्ग है वह तीव्रगामी भी है और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी भी है। कम दूरी के परिवहन के लिए ये विशेष बात ध्यान रखें। बाकी लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग उपयुक्त होता है, कम दूरी के परिवहन के लिए रेल मार्ग की अपेक्षा जो सड़क मार्ग है, यह सड़क मार्ग उपयुक्त भी है और आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, लाभकारी है। देखिए, मुख्यतः अधिकांश वस्तुओं की जो आपूर्ति की जाती है वो सड़क तंत्र के माध्यम से की जाती है। आज सड़क तंत्र का व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, इन सब के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन जानते हो क्या होता है? पर्यटन का मतलब होता है ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य व्यापार न होकर के मनोरंजन व आमोद प्रमोद होता है, वो पर्यटन होता है। तो मुख्यतः पर्यटन में, व्यापार में, वाणिज्य में, इन सब के अंतर्गत सड़क परिवहन अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, अपना एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। देखिए, मुख्यतः आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत स्थल परिवहन के अंतर्गत आगे ध्यान दीजिएगा, अपना सड़क तंत्र चल रहा था स्थल परिवहन में। तो देखिए, सड़क तंत्र के अंतर्गत एक तो कम दूरी के परिवहन के लिए रेल मार्ग की तुलना में सड़क परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त है, तीव्रगामी है, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। नंबर 2,
अधिक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो सड़क तंत्र के माध्यम से की जाती है। नंबर 3, प्रत्येक देश में या किसी भी देश के अंतर्गत सड़क परिवहन की व्यापार में, वाणिज्य में, पर्यटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3-4 बातें हो गई। आगे देखो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न देशों में जो सड़क तंत्र का जो जाल है, सड़क तंत्र का जो प्रारूप है, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। उदाहरण, जैसे विकसित देश है, विकसित देशों के अंतर्गत जो सड़कें पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? गुणवत्ता युक्त होती हैं, तीव्रगामी होती है, लंबी दूरी की यात्रा वाली होती हैं। यानी सड़कों का जो जाल है वो विकसित देशों के अंतर्गत विशाल होता है। विकसित देशों में जो राजमार्ग होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वो लंबी दूरी को जोड़ने वाली होती हैं, जबकि अपने जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों के अंतर्गत मुख्यतः सड़कें पिछड़े हुए देशों के अंतर्गत कम गुणवत्ता युक्त होती है, सामान्य प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों बातें, विकसित देशों में गुणवत्ता युक्त सड़कें पाई जाती हैं, तीव्रगामी सड़कें पाई जाती हैं, लंबी दूरी वाली पाई जाती हैं, जबकि विकासशील देशों में एक ऐसी स्थिति सड़कों की नहीं पाई जाती है। देखिए, आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई, मुख्यतः मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई है, वो कितनी है? 1.50 करोड़ किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में कुल सड़कों की लंबाई, कौन सी सड़कें? मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1.50 करोड़ किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई पाई जाती है, मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत विश्व की कुल सड़कों का लगभग कितना प्रतिशत विद्यमान है? 35% विद्यमान है। यानी अकेला उत्तरी अमेरिका सड़क तंत्र के अंतर्गत एक मजबूत स्थिति के अंतर्गत विद्यमान है। मुख्यतः संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण प्रश्न है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भी, सर्वाधिक वाहनों की संख्या भी, सर्वाधिक सड़कों का घनत्व भी कहां का है? उत्तरी अमेरिका का है। यानी सड़क तंत्र के अंतर्गत सबसे आगे कौन है? उत्तरी अमेरिका है। कई बार क्या होता है, सड़क तंत्र के अंतर्गत यातायात संकुलन की स्थिति हो जाती है। यहां पर आप यातायात संकुलन को समझें कि यातायात संकुलन होता क्या है। जब सड़क तंत्र आवश्यक यातायात के अनुरूप न हो पाए तो उसे क्या कहा जाता है? यातायात संकुलन। यातायात संकुलन किसे कहते हैं? जब सड़क तंत्र आवश्यक यातायात के अनुरूप न हो पाए तो उसे क्या कहा जाता है? यातायात संकुलन की स्थिति कही जाती है। आ रहा है समझ में? आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत चीन की बात करें अपन, देखिए मुख्यतः विश्व में सड़कों की दृष्टि से चीन दूसरे स्थान पर, और जो अपना भारत है वह पक्की सड़कों में विश्व में तीसरे स्थान पर विद्यमान है। चीन कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और भारत पक्की सड़कों में कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। चीन में लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती हैं, जबकि अपने भारत के अंतर्गत 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती हैं। अपने भारत में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? लगभग 223 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा जो एनएच है वो अपना कौन सा है? 07, वाराणसी से कन्याकुमारी तक का अपने भारत का विशालतम एनएच है, सबसे लंबा राजमार्ग है। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखो, चीन
मुख्यतः सड़क तंत्र के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर और अपना भारत पक्की सड़कों में तृतीय स्थान पर है। 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें चीन में विद्यमान है। 14.6 लाख किलोमीटर सड़कें अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। एक बात और, अपने भारत में लगभग 230 राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच हैं, जिसमें सबसे लंबा वाराणसी से कन्याकुमारी यानी एनएच 7 वह अपने भारत में सबसे लंबा है। इसके अंतर्गत आगे आता है महामार्ग के बारे में। देखो महामार्ग होता क्या है, कहीं किसी देखिए महामार्ग की परिभाषा है ऐसी पक्की सड़कें जो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। ऐसी पक्की सड़कें जो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती हैं और जिन पर अबाध्य आवागमन होता है, बिना किसी बाधा के जिसमें आवागमन की प्रक्रिया होती है, वो कहलाता है महामार्ग। देखिए मुख्यतः विश्व में जो उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, इस उत्तरी अमेरिका में महामार्गों का घनत्व और लंबाई सर्वाधिक है। आपको ध्यान में होगा पहले भी सड़क तंत्र के अंतर्गत भी जो उत्तरी अमेरिका था, सामान्य सड़कों के अंतर्गत भी वाहनों के अंतर्गत वाहनों की संख्या में, सड़कों की लंबाई में, सड़कों के घनत्व में सब में प्रथम स्थान था। आज महामार्ग लंबी सड़कों की बात आती है तो उसमें भी उत्तरी अमेरिका है, वो विश्व के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है। देखिए महामार्गों के महत्वपूर्ण बातें क्या है। महामार्गों के अंतर्गत यातायात प्रवाह के लिए पुल व दोहरे मार्ग होते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है। ये बातें महत्वपूर्ण हैं। फिर से देख लो एक बार, महामार्ग क्या है? ऐसी पक्की सड़कें जो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, जिन पर अबाध्य आवागमन होता है, वे महामार्ग हैं, उनको महामार्ग कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में महामार्गों की लंबाई व घनत्व सर्वाधिक है। महामार्ग की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी? यातायात प्रवाह के लिए पुल व दोहरे मार्गों का होना और 80 मीटर चौड़ाई लगभग इसकी महत्वपूर्ण होती है। कोई दिक्कत? आगे विश्व के महत्वपूर्ण महामार्ग, इसमें केवल टॉपिक आप कितना है प्रश्न आ सकता है। विश्व के कोई 3, विश्व के कोई 2 महामार्गों के नाम लिखो। विश्व का पहला विशालतम या विश्व के महत्वपूर्ण जो विशालतम महामार्ग है, उन महामार्गों के नाम पर देखें। पान अमेरिकन महामार्ग नंबर 1, नंबर 2 ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, नंबर 2 ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, नंबर 3 मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, नंबर 3 मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, नंबर 4 अल्जियर्स कोरोनाकी महामार्ग, नंबर 4 अल्जियर्स कोरोनाकी महामार्ग, नंबर 5 सांसो संघाई ग्वांगझू बीजिंग महामार्ग, सांसो संघाई ग्वांगझू बीजिंग महामार्ग, और नंबर 6 वाराणसी से कन्याकुमारी। फिर से देख लो, विश्व के महत्वपूर्ण है, विश्व के महत्वपूर्ण महामार्गों के नाम लिखो। विश्व के कोई 3 महत्वपूर्ण महामार्गों के नाम लिखो। तो नंबर 1 पान अमेरिकन महामार्ग, नंबर 2 ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, नंबर 3 मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, नंबर 4 अल्जियर्स कोरोनाकी महामार्ग, नंबर 5 सांसो संघाई ग्वांगझू बीजिंग महामार्ग, और नंबर 6 वाराणसी कन्याकुमारी। ये 5 जो महामार्ग है ये आप याद कर लो। ठीक है, तो ये 5 जो महामार्ग है, ये 5 महामार्गों के नाम आप याद करोगे। सड़क तंत्र का अंतिम बिंदु आता है अपना सीमावर्ती सड़कें। तो सीमावर्ती सड़कों की सबसे पहले केवल एक परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक संगठन होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इस BRO के द्वारा जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, इन सीमावर्ती सड़कों का कार्य किया जाता है। देखिए सीमावर्ती सड़कें होती क्या है, कई किसे वे सड़कें
जिनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे किया जाता है। वे सड़कें जिनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे किया जाता है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो सीमावर्ती सड़क की आपको परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए। किसे कहेंगे? वे सड़कें जिनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे किया जाता है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में अपना क्या क्या हुआ? सबसे पहले परिवहन व संचार के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें परिवहन की परिभाषा, संचार की परिभाषा, उसके बाद में सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने परिवहन वगैरह इनके बारे में देखा, परिवहन की 4 प्रकार, चारों के महत्व के बारे में देखा, फिर परिवहन के प्रकारों का अध्ययन किया। परिवहन के 4 प्रकार आपको बताए गए, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइंस, जिसमें अपना सबसे पहले स्थल परिवहन हमने प्रारंभ किया और स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क तंत्र हमने प्रारंभ किया। संपूर्ण विश्व में सड़क तंत्रों की स्थिति हमने देखी, सड़क तंत्रों की विशेषता विकसित विकासशील देशों के अंतर्गत हमने देखी। उसके बाद में महामार्ग, महामार्ग की परिभाषा, विश्व के महत्वपूर्ण महामार्ग और सीमावर्ती सड़क, ये आपका सड़क तंत्र यहां पर कंप्लीट। होमवर्क के अंतर्गत क्या करना है? देखो, लेसन नंबर 10 हेडिंग विश्व परिवहन व संचार लगाओगे। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में परिवहन तंत्र के बारे में, परिवहन संचार, इनकी परिभाषा वगैरह जो आपको बताई गई वो लिखोगे। फिर परिवहन के प्रकार, परिवहन जाल की परिभाषा, परिवहन के प्रकार, चारों प्रकारों के नाम लिखोगे। फिर स्थल मार्ग लगा करके नंबर 1 हेडिंग लगाओगे सड़क तंत्र। सड़क तंत्र के अंतर्गत आपको पूरे विश्व की स्थिति जो आपको बताई गई है कंप्लीट, वो आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जिस प्रकार आप लिख सकते हैं वैसा लिखोगे। उसके बाद में महामार्ग का बिंदु, महामार्ग के अंतर्गत आप महामार्ग की परिभाषा, विश्व के महत्वपूर्ण महामार्गों के नाम, सीमावर्ती सड़क, इसकी परिभाषा, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, देखिए मुख्यतः फिर बता रहा हूं कि जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होना है, हर वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जितना सिलेबस आपको दिया जा रहा है, पहले मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 6 से लेकर के आज अपने 10वें लेसन में आ गए, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आप ठीक प्रकार से होमवर्क करने के साथ साथ याद भी करो। दूसरा, जो आपको डाउट्स हैं, जहां भी आपको कोई परेशानी है, वो परेशानी आप मेरे तक पहुंचाएं। कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आया हो, इंडिविजुअली यदि एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया है तो 100% उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन वो तब संभव है जब आप घर पर इनकी स्टडी करोगे, एक बार मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन आप करोगे कि भाई इस वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या समझा, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, वो बात आप मेरे तक शेयर करोगे, वो डाउट आपका मेरे पास आएगा, तो उसका पक्का 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। मुख्यतः आप पूर्णतः ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बुक्स वगैरह की सहायता लेकर के इनको आप बिल्कुल ठीक ढंग से क्लियर करें। जहां भी आपको कोई समस्या लगती है कि ये बात समझ में नहीं आई, वो बात आप बिल्कुल शेयर करें, तब जाकर के संभव हो पाएगा कि अपना जो ये ऑनलाइन क्लासें हैं वो ठीक प्रकार से एक सुव्यवस्थित चल रही है। बाकी हमने वीडियो बना लिया और आप तक वीडियो सेंड कर दिया और आपने वीडियो देख लिया, बस काम खत्म, तो शायद इनका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व तब है जब आप सीरियस होंगे। जब आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से आपको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए कि आपको देखिए सिलेबस के टॉपिक है सारे, और कुछ ना कुछ आपको 100% इससे फायदा होना है। आप घर पर तैयारी करें, बिल्कुल फ्री समय है, इनकी तैयारी करेंगे। जो टॉपिक, एक वीडियो मुश्किल से आधे घंटे का होता है, आधे घंटे का वीडियो आप ठीक ढंग से सुन करके अध्ययन करके उसका 1 घंटे तक यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको शायद दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कब संभव है? जब आप खुद उसकी तैयारी करेंगे तब संभव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारे टॉपिक्स आप याद भी करोगे,
होमवर्क के रूप में भी आपको करना है, विशेष बात ध्यान रखें, ठीक है। कल अपन देखेंगे विश्व रेल परिवहन के बारे में। एग्जाम के अंतर्गत भी सड़क तंत्र व रेल तंत्र दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कई बार पूछता है। तो ये सड़क तंत्र हो गया। कल के वीडियो में अपन रेल तंत्र के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। शेष कल।